नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फ्लावर पर फायर है। आप पूछेंगे कैसा फ्लावर और कौन फायर? फ्लावर यानी फूल, वो जो कावड़ियों पर बरसाए गए। फूलों की उस बारिश को देखकर असदुद्दीन ओवैसी फायर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी की सरकारों पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप मढ़ दिया है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। हमारे भगत जी, कांवड़ियों के पैरों में मालिश की गई। जगह जगह कांवड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। इन तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर मुसलमानों का नेता बनने का मौका दे दिया। हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं। एआईएम के अध्यक्ष ने कांवड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों को घेर लिया और मुसलमानों से भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट किए और लिखा, एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई, अगर आप कांवर यात्रा पर फूल बरसा हेलीकॉप्टर से, टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवरियों की पैरों की मालिश करता है, बहुत अच्छा है। अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम पे निकाला तो बहुत अच्छा है। गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही, आपने बंद करवा दिया। भाई, मैं क्या जुल्म किया बताइए ना। भाई, अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं, मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। पर सरकार तो कहते हैं नमाज पढ़ते ही है ना, कहाँ पर? जहाँ पे डेजिग्नेट जगह है, डेजिग्नेट जगह, ये डेजिग्नेट जगह है, ये सब ये जो हो रहा है डेजिग्नेटेड जगह है क्या बताइए आप? जो हमारे मुल्क के पार्कों में जो होता है, रिलीजियस समुदायों का फेस्टिवल होता है, वो क्या डेजिग्नेटेड जगह है? देश विरोधी बातें करना वैसी बंद करें। तीर्थ यात्रियों की सेवा करना यह परंपरा रही है, चाहे वह कांवर लेकर के जा रहे हों या अन्य किसी मेले आदि में आए हों, और सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उसके सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से भेदभाव पैदा करने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोलना बंद करें। कांवड़ियों के स्वागत की तस्वीरें ओवैसी को अखर रही हैं। वो इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं और नमाज को लेकर उठे विवादों की पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 25 के तहत मुझे भी राइट है। हाँ, अगर आर्टिकल 25 में आप कहेंगे कि भाई पब्लिक ऑर्डर कोई क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किसी को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा रहे हैं। अगर लुलु मॉल में तो कौन नमाज पढ़े हमको नहीं मालूम, 18 सेकंड में कोई नमाज होती है और काबे की तरफ भी रुख नहीं कर रहे हैं। वो कौन से खुदा के किबले की तरफ रुख करे मुझे नहीं मालूम। ये भी तो समझना चाहिए। आपने अलीगढ़ में एक प्रोफेसर को लीव पे भिजा दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज के लॉन में जाके नमाज पढ़ी। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि ये ओबीसी पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उन पे मौन क्यों रहते हैं? अगर फूल बरसा रहे हैं तो उन्हें आपत्ति हो रही है। ये चिंता की बात है, जो ठीक नहीं है। जाति की राजनीति ओबीसी जी करते हैं। हमारे नेता तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग हैं, और इसलिए उनकी ये सारी की सारी बातें एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए है। बात बाबा भोले के भक्तों की है, लिहाजा ओवैसी के बयान पर बीजेपी आग बबूला है, चौतरफा हमला कर रही है। ओवैसी हिंदू मुसलमान वाली सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन ये भी हकीकत है कि ओवैसी के मौके पर चौका लगाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रहती। कांवड़ियों के स्वागत के नाम पर ओवैसी ने इस बार भी वही मौका ढूंढ लिया है और बीजेपी वही चौका लगा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अशोक सिंह, दिल्ली आज तक। तो फूल बरसाते वर्दीधारियों पर पूरी बहस छिड़ गई है। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के,
उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक तरफ फूल और एक तरफ बुलडोजर, ये क्यों हो रहा है इंडिया में? जवाब दीजिए। जिन पर फूल बरसना चाहिए उन पर फूल बरसेंगे, जिन पे बुलडोजर चलना चाहिए उन पे बुलडोजर। तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जिनकी खुद की पार्टी में ये लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुसलमान, यानी जिनकी खुद की पार्टी में गैर बराबरी की बात है, जिनकी खुद की पार्टी में स्पष्ट तौर पे एक धर्म के बारे में बात की जाती है, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, मुझे तो लगता है कि पुष्प वर्षा की बजाय उनको पत्थर वर्षा पर बोलना चाहिए कि पत्थर वर्षा कौन लोग करते हैं, कब करते हैं, शुक्रवार की तारीखों में क्या पत्थर वर्षा नहीं हुई है? तो ये जो दोहरा रवैया है ओवैसी साहब का, जो जहर बोने का उनका प्रयास है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भरसक उन्होंने प्रयास किया कि जहर बोकर जाए, नफरत बोकर जाए, लेकिन क्योंकि कामयाब नहीं हो पाए, बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति फ्लॉप हुई है, दोबारा से देश के भीतर खुद को खड़ा करने की जो राजनीति की कोशिश है, उसमें ही इनको तकलीफ हो रही है कि कैसे कांवड़ यात्रियों पे फूल बरस रहे हैं, और निश्चित तौर पे बरसने चाहिए। 2 वर्ष बाद कांवड़ यात्रा निकल रही है, आपको पता है 2 वर्ष कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकली। हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो कांवड़ भाई हैं, और वो जब निकलते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। ये तो तीर्थ यात्रा पे हम सब बहुत छोटे थे, कोई तीर्थ यात्रा से आता था तो हम सब उनके पांव दबाने जाते थे, हम सब उनसे आशीर्वाद देने जाते थे, उनके पांव में पड़ी जो धूल होती थी उसको अपने माथे पर लगाते थे। और मुझे लगता है कि इस्लाम में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनको लोग प्रणाम करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। तो इसमें कहां से किसी को तकलीफ होनी चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन क्योंकि जिनके नाम के अंदर खुद मुसलमान लिखा हुआ है, जो खुद एक धर्म की राजनीति करते हैं, जो खुद जहर बोने की राजनीति करते हैं, जो खुद नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, वो आज बैठ के कांवड़ यात्रा का अपमान कर रहे हैं, पवित्र सावन के महीने में अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जरा भी इनके अंदर धर्मनिरपेक्षता होगी तो वारिस साहब को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र महीना होता है। जैसे आपके लिए रमजान का महीना पवित्र है, वैसे हमारे लिए सावन का महीना पवित्र है, और आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हमारे जो कांवड़ यात्री उनका भी और इस श्रावण मास का। ठीक है, वारिस पठान साहब वो कह रहे हैं आप माफी मांगिए, आप हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े महीने सावन महीने में आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं। और सर इतनी सुननी पड़ रही है आप लोगों को, अगर पत्थरबाजों पर एक भी ट्वीट आपका या आपके ओवैसी साहब का हो तो दिखा दीजिए लाइव टीवी पर, बीजेपी का मुंह बंद कर दीजिए। पत्थरबाजी के खिलाफ क्या एक भी ट्वीट आपने या आपके मुखिया ने किया है? देखिए ओवैसी साहब फ्लावर नहीं फायर है, फायर, और हमेशा से संविधान की बात की है, हक और इंसाफ की बात की है, और हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे। ये हमारा ओवैसी साहब का, हमारी पार्टी का पहला तर्क है। सिंपल बात ये है, हमने क्या किया, अभी भी संविधान की बात की, संविधान इक्वालिटी की बात करता है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसा सबका विश्वास आएगा? एक तरफ तो हमारे जब कांवड़िए भाई निकालते हैं यात्रा, आप उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप फूल बरसाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कांवड़ियों के पैर को मसाज किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म के अंदर, करिए मसाज, डिप टिश्यू मसाज दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर दूसरी ओर अगर एक मुसलमान एक वक्त नमाज पढ़ने कहीं खड़ा हो जाए 2 मिनट का साइलेंटली, किसी को तकलीफ दिए बिना, किसी को प्रॉब्लम किए बिना, ना कॉल फॉर वायलेंस, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करते हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाते हो। वहीं पर मुसलमान के बच्चों को आप उठाकर लेकर जाते हो जेल में, सहारनपुर के अंदर, उनको मारते हो पैरों के ऊपर लाठियों से, आप उनको मसाज नहीं देते, उनको पैरों को मारते हो आप उनको। तो क्या ये इंसाफ हुआ? आप उस रास्ते से जा रहे हो कांवड़िया, वहां पर मटन की दुकानें आपने बंद करा दी, लोहार की दुकान बंद करा दी, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं, चलिए करिए, मगर यहां पर तो 3 मिनट की नमाज का टाइम है ना, फिर भी आपको आपत्ति। आप मुसलमानों के घरों को तो बुलडोजर से उड़ा देते हो, बिना नोटिस दिए उड़ा देते हो। किसके नाम पे मकान होता है नोटिस उसको नहीं देते, दूसरे के नाम के मकान को उड़वा देते हो, मगर तीनी के मकान को आप नहीं उड़ाते। वारिस साहब मेरी आवाज ही जा रही है, जानबूझ के नहीं सुन रहे, जानबूझ के नहीं सुन रहे क्या सर? ट्वीट मांग रही थी मैं, ट्वीट दिखा दीजिए आपकी आवाज में, तो आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। पत्थरबाजों के खिलाफ अगर एक भी ट्वीट है सर दिखा दीजिए। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। खंडन करते हैं क्या होता है सर? व्हाट इज खंडन? अभी आप खंडन करने थोड़ी बैठे हैं, अभी तो आप आक्रमण कर रहे हैं ना। वैसे ही पत्थरबाजों पर क्यों नहीं करते? एक ट्वीट दिखा दीजिए पत्थरबाजों के खिलाफ सर, एक ट्वीट दिखा दीजिए। करते हैं, मैं आपको बता,
एक ट्वीट। अंजना जी मुझे बताइए ना, कोई एक भी किसी का ट्वीट असद भाई का जिसमें उन्होंने वायलेंस का समर्थन किया हो, चलिए बताइए। पत्थरबाजों का समर्थन किया हो, चलिए बताइए मुझे। हम तो पहले वो शख्स थे जिन्होंने ISI के चीफ बगदादी को हेल ऑफ डॉग कहा था। हम तो हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे, मगर ये लोग तो नहीं करते ना। ये लोग तो मुसलमानों को मारा जब उसने लाठियों से 5-10 मिनट अन्य मेहमानों से बात करिए सर, तब तक ट्वीट निकाल लीजिएगा। घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया, तब भी खंडन नहीं किया। पठान साहब 5 मिनट ले लीजिए, ट्वीट निकाल लीजिए। पत्थरबाजों वाला एक भी ट्वीट निकाल लीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी और दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, ये जो फूलों की बारिश हो रही है पुलिस वालों की तरफ से, समाजवादी पार्टी स्टैंड लीजिएगा सर। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है, इसके खिलाफ है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर में ये जो धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए और उस पे बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय होता है। इस पे ज्यादा बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस भारत माता के बच्चे हैं और सबको संविधान ने अधिकार दिया है। सबके पास अपना अधिकार है और अधिकार को बनाए रखने सही लग रहा है सर, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं बोल तो सुन तो लीजिए ना। हाँ। अधिकार को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को समान रूप से फूल बरसाने चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो समान रूप से लाठी भी बरसाने चाहिए कोई गलत काम करता है। लेकिन जब गलत काम कुछ तत्व के लोग करते हैं तो सरकार उनको बचाने का काम भी ना करे। अब सवाल ये होता है कि जब से मैं बता रहा हूं ना, जब से भारतीय जनता, मैं तत्व तो अभी पता चल जाएगा। जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आप देखिए कि किस तरह की राजनीति देश के अंदर में चल रही है कि आप मुद्दों पे तो चर्चा होनी नहीं है। ये मुद्दा नहीं लग रहा आपको? नहीं, क्या है बताइए। अच्छा है ना? नहीं क्या मैं तो इसीलिए आपसे स्टैंड पूछ रही थी। वही बोला, मुद्दों पे खुद ही आए हैं, नोएडा स्टूडियो आए हैं बहस करने। एक सेकंड सर, मैं आपसे सवाल बस जो पूछ रही हूँ उसको समझ लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया फूलों की बारिश? आपको ये इशू ही नहीं लग रहा है कि पुलिस मालिश करे, पैर दबाए, स्वागत करे, उनके लिए कनात लगे, ट्रैफिक डाइवर्ट हो, उनको उन पर फूल बरसाया जाए हेलीकॉप्टर से? आपको अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है? देखिए अगर आस्था का विषय पे कोई फूल बरसा रहा है, कोई उनकी सेवा करता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन तब दिक्कत होती है, किसी को भी दिक्कत तब होती है जब आप इसका राजनीतिकरण करते हैं। अब ये शब्द मेरे नहीं है, आज आप इनके बीजेपी के नेता ही गडकरी जी ने क्या बोला, अब राजनीति में रहने का मन नहीं करता। राजनीति अब पावर पाने के लिए हो गई है, सत्ता की तरफ चली गई है, सेवा भाव के लिए खत्म हो गई। सेवा भाव खत्म हो गया। जी का भी मन है ना पॉलिटिक्स। सुनिए, सेवा भाव खत्म हो गया है, तो सेवा भाव खत्म होने का मतलब क्या है? ये मैं नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में वो गिरावट आई है जिसकी वजह से वो भी दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अडवाणी जी, गडकरी जी आजकल बड़े अच्छे नहीं अच्छे क्यों लग रहे हैं? वो सही बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना। आज की जो नई भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो आजकल नई भारतीय जनता पार्टी है, वो नई भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को नहीं समझती है। उसी में तो गडकरी जी मंत्री हैं, संविधान को नहीं समझती है। नई सरकार में ही तो मंत्री है गडकरी। वही तो कह रहे हैं, नई सरकार में मंत्री होते हुए वो इनको बता रहे हैं कि ये राजनीति ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। ये राजनीति से आपको हटके राजनीति करनी पड़ेगी, सेवा भाव की। तो आपकी राजनीति क्या होती है? आपकी राजनीति होती है कि किस तरह से यही कह रहे हैं, हमने पुलिस को भी लगा दिया सेवा करने में। सुनो, वही तो मैं कह रहा हूं, आज की राजनीति का भाव क्या हो गया? कैसे हम हर चीज को जाति धर्म में कन्वर्ट कर दें, कैसे उसको तूल दे दें, कैसे उसको माहौल बना दें। अरे भैया, एक चीज बता दीजिए, आप आदमी भूखा प्यासा रहेगा, उसको 2 वक्त की रोटी आप नहीं दे पा रहे हो, उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, महंगाई से उसकी कमर टूट गई, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी बोलना भी नहीं चाहती है। वो लोग जो गरीबों की बात करते थे, ये गरीबों को तो उन्होंने निवाला भी छीन लिया, 5% GST भी लगा दी उस पर, दूध, दही, छाछ, यहाँ पनीर और दूध पे। क्यों आपने लगा दिया भाई? तो आप जनता की बात नहीं करके ये सब जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे हैं। आस्था को राजनीतिकरण में कन्वर्ट करने की ये जो साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिदिन की प्रार्थना और पर्व दोनों में अंतर करना उनको ओवैसी जी को समझ में आनी चाहिए। पर्व क्या होता है? साल में हम एक बार मनाते हैं, ये कावड़ साल की एक यात्रा होती है। उसको प्रतिदिन नमाज से तुलना करना बहुत बड़ी बेमानी है, और खासकर उन लोगों तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जो धिम्मी और मुशरिक और काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए दूसरे धर्म के मानने वाले काफिर हैं, जिनको कोई जीवन नहीं है, कोई जानवरों से बदतर उनके लिए जीवन का उनकी कल्पना करते हैं। वो लोग तो कायदे से कम नहीं ही बोले तो बेहतर होता। तीसरी बात देखिए, इन्होंने कहा संस्कार और भारतीयता के बारे में नहीं जाए।
हमारे यहाँ जब भी अच्छे कार्य होते थे तो बीजेपी देव के पुष्प संस्कृति वर्षा संस्कार करते की बात थे। एक कर मिनट रहा एक हूं। मिनट, नहीं, आप कंफ्यूज मत कीजिए जनता को। देव पुष्प जनता वर्षा को करते कंफ्यूज मत थे। कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति और संस्कार हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार से नहीं मिल रहे हैं। बंधु ना वो बंधु संविधान बोलते का रहे, सम्मान कर रहे हैं, वो राजनीतिक चमकाने के लिए सिर्फ समाज के अंदर हमको नफरत की राजनीति को मैंने जन्म देते हैं। ये आप मैं अपनी नहीं कह जगह रहा बोलिएगा, हूं। आप अपनी जगह Indirectly बोलिए। उनके नेता ही कह रहे हैं। अरे सर, ये मैं नहीं मुझे- कह रहा हूं, नई भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मुझे तो पुरानी संरक्षण भारतीय दीजिए, जनता पार्टी तो अभी भी उसका मुझे तो सम्मान कर रही है। संरक्षण बोलिए दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। वो हो सकता आप है पहले झंडा ही फहरा लो। हो सकता है वो अखिलेश यादव की राजनीति को देख करके बोल रहे हैं कि जरूरी थोड़ी नहीं कि अपने महफिल के बारे में बात ठीक है, करें। लेकिन बताइए दूसरा- पुलिस एक धन पर और उसकी पूजा पाठ पर पुष्प वर्षा करे, सही है? एक बात मुझे बताइए, अब इन्होंने संस्कार की बात की ना, तो पहले तो अच्छे कार्य होते मेरे थे। सवाल का जवाब दीजिए ना, उनको आपके छोड़िए, सवाल मैं नहीं का तो उत्तर दे रहा हूँ। देव वर्षा करते थे, पुष्पों की वर्षा करते थे, ये पुलिस तो हमारे अब देव है। संस्कार अच्छा, है। पुलिस देव है। पुलिस एक देव मिनट, है। पुलिस देव नहीं है, तो? एक कावड़ी देवता स्वरूप ही तो है। ये उत्सव में, पर्व में पुष्प- भाग पुष्प ले। वर्षा कौन अरे कर भाई, रहा है? मैं कह रहा हूं कि पुष्प वर्षा तो अच्छे कार्य के लिए पुष्प वर्षा हो रही है, और जो गलत काम करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उन पर बुलडोजर चलता है। इसमें गलत कहां है? कहां से गलती है? आप गलत काम मत कीजिए, टेररिज्म में मत इन्वॉल्व होइए, सर तन से जुदा करने की बात मत कीजिए। आपके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सर तन से जुदा करने की बात भी करते हैं, हिंदुओं को आप काफिर भी बोल देंगे, आप उन्हें मुशरिक भी बोल देंगे, और रोज जो है रोज फिर लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? जहां पे रौंद दिया जाता है वो अपने ही लोग थे जिनको रौंद दिया गया, हिंदुस्तानी थे। चार लोगों को रौंद के मार डाला गया, वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। ये कौन सा है? भाई इंसान तो अपने ही है, वो अपने हिंदुस्तानी थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे जिनको रौंद दिया गया था। आपने बीजेपी से पूछ लिया है कि नहीं कि पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि वो तो कहते हैं अवैध निर्माण पर हम चलाते हैं। देखिए, आप डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं। सुन लीजिए, मैं सोच लीजिएगा, ये ओवैसी साहब ने कहा पुलिस स्टेट होता है जो इस तरह का काम करता है। सुनिए ना, सुनिए, वो हमको पता है, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हो, जानकारी। ओवैसी साहब का दर्द देखिए क्या है। कावड़ियों की यात्रा के समय गोश्त बेचने पर मना कर दिया गया, उन पर पाबंदी लगा दी। तो क्या गौवध की आजादी दे दी जाती? गौवंश की हत्या की आजादी दे जाती? कावड़िया, अरे जिसकी वो रोजी रोटी है, आप उसको बंद करेंगे, उसकी रोजी रोटी भाई बंद वो इनका काम ही है डाइवर्ट करना। उस रास्ते में आप रास्ता रोक देते हैं, और वहां पर कोई कहते हैं कि कार्रवाई। कहां से मानसिकता आती है कि कावड़ियों की यात्रा हो रही है और मुरादाबाद में आप उसको सड़क पर रोक देते हैं? तो आप उसे जाने नहीं तो इस देश में 70 साल में ये स्थिति आ गई है। अरे हम तो पहले सुना करते थे कि कराची की गलियों में महिलाएं जब शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाती थी तो उनको खाली पेट दिया जाता था। ये स्थिति आ गई है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए है कि नहीं है? अभय जी एक क्वेश्चन से पारस प्रधान करना चाह रहे हैं, उसके बाद अभय जी ने फौरन आपके पास होंगे। आपको तो मुसलमानों का वोट लेना है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। पारस प्रधान साहब 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन भी है। अंजना जी, अभी संगीत रागी ने कहा, नफरत की राजनीति, सुनिए अभी संगीत रागी ने कहा कि जो अच्छा कार्य करेगा उसके ऊपर फूलों से वर्षा की जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो नमाज पढ़ रहे थे खराब कार्य कर रहे थे क्या वो लोग? आपने आस्था की बात करी, नमाज से किसी को तकलीफ हो रही थी क्या? कॉल फॉर वायलेंस दिया जा रहा था क्या? वहां से उन लोग कोई गलत ऐसा काम कर दिया जिससे देश में अराजकता बढ़ रही थी क्या? कब से प्लेटफॉर्म पर पढ़े? घर में पढ़िए ना नमाज। यही तो मैंने बोलना है कि एक जगह नहीं, ये नमाज स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, जाकर के हम ये एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ेंगे। ये क्या हो गया है? तमाशा हो गया है क्या? ये तमाशा हो गया है क्या? नमाजियों पर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, नमाजियों पर कहाँ बुलडोजर चला है? निकाल दिया वहाँ से। एक बार दिखाइए वारिस पठान को मेरे साथ। क्यों? एक सेकंड सर, ये कब से वारिस पठान साहब, चल गई है आपकी? आपका फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। हजारों साल से फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। हजारों साल से आप ये नमाजियों पर, एक सेकंड रागी साहब चुप हो जाइए सर, बहुत चिल्लाते हैं सर आप। क्या नमाजियों पे केस बुक नहीं हुआ? दिखाइए, नमाजियों पर केस बुक होना, नमाज पढ़ते हुए किसी पर बुलडोजर चलाना कहाँ हुआ है बताइए? ऐसा तो आप नमाजियों किसी को भी कह दीजिए, कहाँ पर नमाज पढ़ने वालों पर केस हुआ है ना? पढ़ने वालों पर केस हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? मदरसा में अमरोहा के अंदर क्या किया आपने? करना बहुत जरूरी है। अमरोहा में एक मदरसा के ऊपर बुलडोजर चला दिया। मदरसा पर बुलडोजर चलना और नमाज पढ़ने वालों पर बुलडोजर चलने में फर्क है। अमरोहा पे एक मदरसे को बुलडोजर से उड़ा दिया गया है। फैक्ट चेक कीजिए। फैक्ट चेक कर ली, मैं आपको भेज रहा हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
एक नमाज मदरसे पढ़ते को हुए लोगों पर बुलडोजर से बुलडोजर उड़ा दिया नहीं गया, चला ये है। बोलकर कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, नमाज नमाज पढ़ते के हुए बहाने से लोगों पर बुलडोजर नहीं। चला दिया गया वहां पर नमाज भी। पढ़ने वालों लुलु पर मॉल के बुलडोजर ऊपर नहीं क्या चला किया, है। Wrong 18 सेकंड में information। नमाज पढ़ के चले गए लोग, कौन हाँ। थे, कहां से आए थे, कहां तो किबला कहाँ था, बुलडोजर किसी को चल गया? पता नहीं। तो कहाँ ये सब तो बुलडोजर इनके चल राज गया? में हो रहा है ना, कैसे मगर गलत एफआईआर गलत करेंगे बातें नमाजियों करते के हैं ऊपर, आप लोग कावड़ियों के सच- पैर की मालिश करेंगे। सब कुछ बोलते हैं, सच मैं तो छोड़कर आपको- सब कुछ बोलते हैं सर। प्लीज सर, वारिस सच साहब बता आप रहा तो हूं वकील है सर, कोर्ट में बोलिएगा ऐसी बात तो आपको अरे जज से अंजना डांट जी, पड़ जाएगी। आपको झूठ क्यों बोलूंगा? आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इधर से उधर बातों को घालमेल करके मैं झूठ गलत क्यों फैक्ट्स बोलूंगा? बोल रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए लोगों पर देश में कहीं बुलडोजर नहीं चला है, ये मैं फैक्ट सच चेक बात आपका बता कर रहा रही हूं। हूं मैं। आप झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं मैं आपको चला फिर से कह रही अमरोहा हूं। पे, पढ़ते हुए लोगों पर अमरोहा का आप देख लीजिए, बुलेटिन के वाकया अंत तक अंजना आप जी, दिखा अमरोहा दीजिएगा पे मुझे। एक मदरसा के ऊपर बुलडोजर चलाया है, मदरसे पर चलने में और अमरोहा नमाज पे पढ़ते चला हुए हुआ लोगों है, पर बुलडोजर अमरोहा चलाने पे में फर्क मदरसा है। के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पर इन लोगों ने बुलडोजर गलत चलाया है। इन्फॉर्मेशन है सर, गलत मैं इन्फॉर्मेशन। आपको अगर है झूठ तो क्यों मैं बोलूंगा? अगर मैं मैं गलत हूं बीजेपी तो का मैं मान प्रवक्ता लूंगी। नहीं हूँ, झूठ बोलने अगर की आप आदत गलत मुझे बोलेंगे जरा भी नहीं तो है। अगर आप दिखा देंगे तो मैं मैं जो कहूंगा सच अभी कहता हूं fact मैं check कर हमेशा लें। से। अभय जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं जो झूठ अभय जी। बोलूंगा, मैं तथ्य के साथ अपनी बात रखता हूं, हमेशा प्रिपेयर होके आता हूं मैं। ठीक है सर। नमाजियों अभय जी। के ऊपर एफआईआर कर दिए ये लोगों ने, कावड़ियों के ऊपर किया, बस को तोड़ दिया था ये लोगों ने। एक इंसिडेंट में भी आपको ठीक है, दिखा शलभ दूंगा। मणि जी से हमने आपकी सबने बातों का देखा है जवाब वीडियो, लेंगे। बस को एक बार तोड़ता अभय जी हुआ। बोल लें, फिर चलिए जवाब दें। कावड़ियों का क्यों अभय नहीं जी। बोले, उस पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? ठीक है, उन पे वारिस खून साहब। बरसा रहे और बोलेंगे दूसरा। वारिस साहब आ रहे हैं। अंजना जी, अभय जी। भारतीय जनता पार्टी निर्देशित और प्रायोजित पटकथा के हीरो हैं ओवैसी साहब। ओवैसी भाजपा भाई भाई पूरे देश में नफरत फैलाई। अरे ओवैसी साहब, आपने जो भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिख कर थी वो पढ़ दी। आपको नोएडा में नहीं दिखा समूचे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भाव विभोर होकर, अभिभूत होकर कावड़ यात्रा का स्वागत किया, ना सिर्फ स्वागत किया, जलपान भी कराया। आपको हरदोई में ये दृश्य देखने को नहीं मिले, आपको शामली में ये दृश्य देखने को नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको स्क्रिप्ट दे दी कि किसी तरीके से देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस पटकथा को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपने कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी भी सुन ले, सीतापुर में क्या किया, एक तरफ दृश्य दिखाए कि हम लोग कावड़ यात्रियों को स्वागत कर रहे हैं और घायल हो गए कावड़ यात्री सीतापुर में, निर्ममता और बर्बरता पूर्वक धक्के देकर मारकर उनको मंदिर में से धकेल दिया। जितने भी विषय भारतीय जनता पार्टी रेखांकित करती है देश में, क्या हुआ सीएए का, तो सीएए का लोकसभा में बताते हैं कि नोटिफाई तो कर दिया हमने, लेकिन रूल फ्रेम नहीं किए, इसकी नागरिकता नहीं दे पाएंगे। ये कह रहे थे एनआरसी का जवाब देते हैं लोकसभा में कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास संबित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि आतंकवाद का पाठ मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। एक मंत्री कहते हैं कि पूरे देश में से हम मदरसे बंद करा देंगे। और उधर योगी जी गुपचुप तरीके से ई पोर्टल लॉन्च करते हैं, कहते हैं मदरसे की शिक्षा को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। 19,123 सबसे अधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में है। 3,500 जो पंजीकृत मदरसे नहीं, वो भी उत्तर प्रदेश में 520 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और देश में उन्माद फैलाते हैं। पीएफआई को लेकर हम अंजना जी 10 बार बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार 2020 से प्रस्ताव देती केंद्रीय गृह मंत्रालय को। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2021 में कहते हैं कि प्रक्रियाधीन है प्रतिबंध लगाना एसडीपीआई पर। और मंत्रालय क्या कहता है, गृह मंत्रालय कहता है एनआई के ट्वीट के माध्यम से कि ऐसी किसी भी प्रकार की बैठक या विचार पर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में ये हवाला देते हैं कि हम लोगों ने आर्टिकल 370, 35 हटा दिया, अब वहां पर नागरिकों को बहुत देश भर के लोग जमीन खरीदेंगे। लोकसभा में जवाब देते हैं कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड भी कश्मीर घाटी के अंदर नहीं खरीदा गया। तो ये देश की आंखों में धूल झोंकना सांप्रदायिक उन्माद का बंद कीजिए। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं, उसके साझा साथी हैं आप भी ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाना बंद कीजिए। देश के मुद्दे क्या है, भीषणतम बेरोजगारी की आग में देश को धकेल दिया गया है। महंगाई की आग से त्राहिमाम कर रहे लोग, आपने नए जीएसटी के प्रावधान से सावन के पवित्र माह में जो भगवान शंकर को दूध और दही का स्नान कराया जाता है, उस तक पर जीएसटी लगाने की धृष्टता की जो देश आपसे उसके जवाब मांगना चाहता है। तो आप सदन से लेकर सड़क तक निर्ममता और बर्बरता पूर्वक प्रतिपक्ष से व्यवहार करते हैं। आपको समझ आनी चाहिए। और ओवैसी साहब, मैं निवेदन करता हूं कि अगर देश हित में आप काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी, तो ये सांप्रदायिक उन्माद और बंटवारे की राजनीति बंद कर दीजिए। चीन जो समय दर समय भारत की सीमा के अंदर आता जा रहा है, $100 बिलियन का इंपोर्ट करके पूरे देश का एमएसएमई तबाह कर दिया। इन विषयों पर बहस कब करेंगे आप लोग? इन विषयों पर चिंतित कब देश होगा?
होगा, ये जानना चाहता है देश। सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद की बातें करना बंद कर दीजिए ओवैसी साहब, नहीं तो ये देश क्षमा नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। आज तो कर्नाटका में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता की हत्या कर दी, बेशर्मी से कहते कि पीएफआई का हाथ है, तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? उसका राजनीतिक संगठन एसडीपीआई चुनाव आयोग में अब तक रजिस्टर्ड कहते हैं। रोज आप ये तर्क देते हो, इतना ही नहीं, आतंकवादियों को टिकट देते हो। रियाज अटारी आपका कार्यकर्ता, तारिक अहमद मीर, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो पाकिस्तान से हथियार हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहा था। तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जो आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा है, और सैफुल्लाह फारूक जिसको अजहर मसूद ने ट्रेनिंग दी, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, जो यह सजाए आपका था, ये जानने के बावजूद से आपने टिकट दिया। ठीक है, अब जवाब लेंगे एक साथ, शरद मनी जी से जवाब लेंगे, लेकिन वारिस साहब एक वीडियो दिखा रहे हैं। वारिस साहब आप वीडियो दिखाइए, मैं खबर पढ़ के बताती हूँ अपने दर्शकों को। ये तारीख थी 16 जुलाई और ये जमीन, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण एक मदरसे का था, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी मिलने के बाद, दिखाइए सर वीडियो दिखाइए, मैं खबर बताती हूँ सही, आपका फैक्ट चेक मैं करती हूँ, दिखाइए वीडियो दिखाइए। एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी क्या मिली? अमरोहा को जानकारी मिली कि सरकारी जमीन जा रही है। नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, मदरसे पर ये बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण का आरोप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया, और लोगों ने वहां कंप्लेंट किया कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर नहीं चलता है सर बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अंजना जी, सर सरकारी जमीन पर मदरसे का अवैध निर्माण की वजह से बुलडोजर चला। आप तो लॉयर हैं सर, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं सर? स्थानिक लोगों ने वहां पे कंप्लेंट किया कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। आप पूरा वीडियो तो सुनिए अंजना जी। स्थानिक लोगों ने कंप्लेंट किया कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो जाके प्रशासन ने वहाँ पर बुलडोजर चला दिया। पूरा वीडियो मैं 3 बार सुन चुका हूं। बात पर तो अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे। स्क्रिप्ट अभी लिखकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे थे डूबे जी, बीजेपी की स्क्रिप्ट थी, बताइए। हाँ, अरे ये तो कुछ भी कहेंगे, A to Z तक हमको पार्टी बना दिया उन्होंने, टीम से लेके A टीम से लेके Z टीम तक बना दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद के अंदर झांकते नहीं है। करप्शन का बीज पूरे देश के अंदर बोया है कांग्रेस वालों ने, और आज हमको पाठ पढ़ा रही है। कांग्रेस जाके शिवसेना के साथ निकाह कर लिया महाराष्ट्र में, अभी तलाक हो गया तो इनको घबराहट शुरू हो रही है। आज भी इनके एक वरिष्ठ मंत्री का कांड खुल रहा है, इनको घबराहट हो रही है। करप्शन का बीज बोए कांग्रेस, बीजेपी को हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं, और इल्जाम हमारे ऊपर ये जाकर मिल जाते हैं उन लोगों से जो हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ने का फखर महसूस करते हैं। आपके बीच में किसी ने और बात सुनिए अभय जी जवाब दीजिए। अभय जी, शिवसेना के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में कहा था कि हमको फखर है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। आप जाके उसके साथ सत्ता में बैठे के नहीं थे? बैठे थे ना आप, फिर आप सेकुलरिज्म की क्यों बात कर रहे हो? आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए देश में, मगर आपने 75 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए मुझे। आज भी कमिटीज के रिपोर्ट है जो दर्शाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। किसकी वजह से? हमारी वजह से है क्या? हमने लड़ा था इलेक्शन, हम सत्ता में थे इतने साल से, करप्शन इतना बढ़ गया, किसकी वजह से? हमारी वजह से है क्या? हेराल्ड का केस आया किसकी वजह से? ओवैसी साहब की वजह से, या सोनिया गांधी राहुल गांधी की वजह से आया? इसलिए बोलता हूं, पहले दूसरे पे इल्जाम लगाने से खुद के गिरेबान में झांको अपने गिरेबान में कि तुमने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से आज भाजपा सरकार के अंदर आके बैठी है और मुसलमानों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मानो इस बात को, तुम फेल हो गए, तुम नाकामयाब हो गए, तुमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तुमको लोगों ने बाहर फेंक दिया। ठीक है, वो भी जवाब देंगे अभय जी देंगे। छोटा बीजेपी सत्ता में किसकी वजह से बैठी है? हमारी वजह से बैठी है क्या? जवाब दो मेरे हर सवाल का, किसकी वजह से बीजेपी सत्ता में बैठी है आज? हो गया। देखिए, आजकल नई भारतीय जनता पार्टी जवाब दो जो आई है वो एक ही काम कर रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके क्यों रह रहे हैं, मुस्लिम भाई भी क्यों फूल की बारिश कर रहे हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि एकता क्यों हो रही है। तो उनके जो बी टीम वाले कुछ लोग हैं ना, उनको आस्ते से लगता है, इशारा मिलता है कि भाई ये एकता क्यों हो रही है। एकता को तोड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकता तोड़ने के लिए लाए जाते हैं। ये समाज के अंदर में नफरत की जो बात फैलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को रखती है। मुझे लगता है उनके पेट में दर्द हो जाता है कि हिंदुस्तानी एक क्यों हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक हो जाएंगे तो इस सत्ता से कोई हटेगा तो भारतीय जनता पार्टी हटेगी। क्योंकि सबका दर्द क्या है
कि ये सबके बीच में नफरत की आग फैलाते हैं, क्योंकि ये विकास की राजनीति नहीं करते, ना महंगाई और बेरोजगारी पे बात करेंगे, इसलिए इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही मुस्लिम भाई या दूसरे भाई फूल की बारिश शुरू करते हैं, जब कांवड़िया लोग जाते हैं, तब इनके नेता जगते हैं, तब इनके नेता में जो चाणक्य लोग होंगे और पता नहीं कौन लोग होंगे, उनकी खोपड़ी जगती है कि भैया कुछ तो करो, कहीं कुछ लगाओ आग, कुछ तो करना पड़ेगा। तब कुछ लोग इनके पास हैं, वो आके बयानबाजी कर देते हैं। मैंने पहले बोला, फिर बोलता हूं, धर्म के नाम पे जो बयानबाजी करे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में मैं कहता हूं कानून बने, जो व्यक्ति धर्म की बात करेगा, धर्म के ऊपर राजनीति करेगा, बयानबाजी करेगा, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, समाज के अंदर नहीं। प्लीज अनुराग, आप तो लगा अंजना जी मुझे भूल ही गई। नहीं, आपने लगातार सबको मौका दिया, आपने लगातार कितने क्वेश्चंस कराए, उसके बाद मुझे बैठा रखा। मुझे लगा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा अनुराग भदौरिया ये वही लोग हैं, अनुराग उन्हीं के हिस्सा है ना ये। अनुराग जी ठीक है, जवाब क्यों बोलिए शलभ मणि जी प्लीज। देखिए अनुराग भदौरिया तो जैसे लगता है कि अचानक जब पूरी पार्टी हाशिए पर चली गई है, अंजना जैसे बात नहीं हो पाएगी। या तो अगर आप उन्हीं को बोलने दीजिए फिर बोलिए। वो स्टूडियो में है आज, तो मैं ऑडियो भी कम नहीं कर सकती इनका, प्लीज बोले। नहीं ऑडियो कम करना चाहिए तो फिर नहीं हो सकता साहब, जो टेक्निकली नहीं हो सकता वो मैं नहीं कर सकती। स्टूडियो में बैठे कुछ तो क्या बोलिए, तो फिर आप उन्हें शांत कराइए, फिर हमें क्यों बुलाती है डिबेट में। ये अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो है, जैसे लगता है जब पार्टी हाशिए पर चली जाती है कितनी आइडियल बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। अरे वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की दलाली करके आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। किसके मुकदमे वापस लिए? वलीउल्लाह जैसे लोगों के मुकदमे वापस लिए। वो वलीउल्लाह जिसने संकट मोचन में सीरियल ब्लास्ट किया, न जाने कितने हिंदू भाइयों के खून से खेला, उसका मुकदमा किसने वापस लिया? अनुराग भदौरिया की पार्टी ने वापस लिया। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अगर मुकदमा वापस ले रहे हो तो जाके पद्मश्री दे दो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? टेलीविजन पर नेशनल टीवी पे बैठ के बात करते हो, किस मुंह से आते हो? किस मुंह से आते हो फैलाने के लिए? आप वही है ना कि जफर याब जिलानी जो बाबरी एक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ते थे, जफर याब जिलानी को बाबरी एक्शन कमेटी का मुकदमा लड़ने के लिए आपने एजी का पद दिया। एजी का पद में लाखों रुपए की सैलरी दी, उनको गाड़ी दिया, कोठी दी, उनको सिक्योरिटी दी। इस बात की सिक्योरिटी दी कि वो बाबरी का मुकदमा लड़ते रहे। अरे भैया जनता की बात करोगे कि नहीं करोगे? वही है ना पंचकोशी परियोजना जवाब तो सुनेंगे ना। वही बातें हैं जो आपकी पोल खुलती है तो बोलने नहीं दीजिएगा। आपकी पोल आपकी पोल खुल रही है तो कौन सी पोल खोल रहे हैं? तो बरसों से की बात कर रहे हैं। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। प्लीज सर प्लीज बात पूरी करें। मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो पंचकोशी की परिक्रमा निकलती थी ना, बड़े बुजुर्ग निकलते थे, साधु संत निकलते थे। पंचकोशी की परिक्रमा अयोध्या में होती है, 5 कोस के दायरे में होती है। उन संतों पर लाठी चलाते थे, उनकी पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाते थे। ये वही लोग हैं जो रोजा इफ्तार की दावतें देते थे सरकारी कोठी में। रोजा इफ्तार तुम देखो बीच में टोकते रहो तो नहीं पड़ेगा। देश आपका चेहरा जानती है। अब आप ऐसा कीजिए कि स्टूडियो का ही ऑडियो कम कर दीजिए, पूरे स्टूडियो का ऑडियो कम कर दीजिए। अब तो आप राम मंदिर भी आप ही ने बनवाया ना। अरे सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी ने बनवाया, मेरी बात पूरी नहीं, बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मान के चलिए कोर्ट ने बनवाया। आप शांत हो मुझे मौका जाइए, दिखा दीजिए वो ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए एक साथ। हाँ बोलिए। देखिए क्या जब इनकी पोल खुलती है, इनकी हकीकत सामने आती है। ये वो लोग हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। इनके नेता कहते थे कि एक बार नहीं 10 बार गोली चलानी पड़ी तो भी 10 बार गोली चलाएंगे। ये किस मुंह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं? ये वो लोग थे जो सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार की दावतें देते थे, गाड़ियों में भर भर के मौलाना इकट्ठा करके लाए जाते थे, उसकी दावतें दी जाती थी। अभी नवरात्र की दावत नहीं दी। और ये अभय दुबे किस मुंह से बोल रहे हैं? ईडी दफ्तर की सारा फ्रस्ट्रेशन आप स्टूडियो में निकाल रहे हैं। आप सारा आपके पास खसरा खतौनी है। नेशनल हेराल्ड में आपने कैसे देश को लूटा, ये खसरा खतौनी आपके पास नहीं है। अगर हिम्मत हो तो जाके ईडी के सामने बताइए। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। सोनिया गांधी रोती थी जब आतंकवादी मारे जाते थे तो सलमान खुर्शीद बताते थे कि सोनिया गांधी रोती है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और आपकी नेता पूछती हैं कि पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है? आपको शर्म नहीं आती? कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है तो आप उसका हिसाब पूछते हैं। आप जरा पूछ कर देखिए ना कि आपने जो अजमेर की चादर चढ़ाई उसका पैसा कहां से आया? आपने जो मुफ्त की रोजा इफ्तार की दावतें दी उसका पैसा कहां से आया? आपने जो आतंकवादियों को पाला पोसा उसका पैसा कहां से आया? आपने हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचाया उसका पैसा कहां से आया? ये देश आपकी करतूत जानता है।
नेशनल हेराल्ड केस में पूरा का पूरा परिवार, पूरी की पूरी पार्टी इस तरह से एक्सपोज हुई है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो बी पार्टी और ए पार्टी आप बताते हैं ना, ये देश जानता है। आपकी नेता ने सबसे पहले सवाल उठाया, सुप्रिया श्रीनाथ ने सवाल उठाया, सुप्रिया श्रीनाथ को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? सावन मास का अपमान किया गया, कांवड़ियों का अपमान किया गया। आप बी पार्टी बताते हैं कि ओवैसी भी पार्टी है, तो आपकी नेता कौन सी पार्टी है? आपकी नेता क्या सी पार्टी है? आप सब मिलकर चट्टे बट्टे हैं, और आप चट्टों बट्टों ने मिलकर पवित्र श्रावण मास में कांवड़िया को जो अपमान किया, कांवड़ भाइयों का जो अपमान किया है, उसका हश्र ये हुआ है कि आपके नेता को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा है। अगली बार इटली में भी पनाह नहीं मिलेगी। दुबे साहब नोट कर लीजिए, अमेठी से भाग के वायनाड गए हैं, अब इटली में भी पनाह नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जवाब दीजिए दुबे जी। अंजना जी वही पढ़ा रहे हैं हमें धर्म का पाठ, जिन्होंने बिहार में मुंगेर में माँ दुर्गा के अनुयायियों को उतार दिया मौत के घाट। अरे भूल गए क्या कसूर था उनका? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में माँ दुर्गा के अनुयायी जब माँ का विसर्जन करने जा रहे थे, 10-10 साल के बच्चे, 5 में से सिर में गोलियां मार दी गई उनके। और जब मांग की गई कि दोषियों पर कार्रवाई करे, तो मोदी सरकार ने जो दोषी थे उनके पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। कलकत्ता जाते हो तो मां दुर्गा के लिए इतने अपमानजनक शब्द भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि मैं यहाँ उसको व्यक्त भी नहीं कर सकता। आप क्या ये आडंबर रखते हो? आतंकवाद की बात कर रहे हो? मैंने कहा सैफुल्लाह फारूक अरे घोषित आतंकवादी था, 1 साल तक उसने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली। ये बात पता थी आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपको बताया। उसने अजहर मसूद के साथ एक जेल में रहकर ट्रेनिंग ली। आसिया अंद्रावी, उसको ब्रांड एम्बेसडर आपने किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तो ये मुखौटा लगाना आप बंद कर दीजिए। जहां तक धर्म का प्रश्न है तो मैं आपको साफ बता दूं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता बोलना। अब बात कर लीजिए देश का क्या हाल किया आपने। अरे 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए 1 साल के अंदर। और हिंदुस्तान के किसान की जो बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, नेशनल हेराल्ड में बता दीजिए 27 रुपए आमदनी। सोलम मणि जी सुनने का साहस रखिए। 27 रुपए आमदनी रह गई और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। नेशनल हेराल्ड अरे आजादी की लड़ाई का अखबार था जिसने बरतानिया की हुकूमत की नींव हिला दी, वो आपकी नींव भी हिलाकर रहेगा। क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? हमने साफ कहा, ईडी ने 1 मई 2015। शलभ मणि जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अब सुनिए दुबे जी जवाब भी तो सुनिए, जवाब ही सुनिए। शलभ मणि जी, अंजना जी फिल्म आई थी गुरु, एक फिल्म गुरु आई थी, आप सबने देखी होगी। अरे सुनिए तो हो गया सुन लीजिए। अरे बात सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। अरे जवाब ले लीजिए अभय जी, अंजना जी जवाब ले लीजिए। अभय जी जवाब सुन लीजिए, दिखाइए शलभ मणि जी जवाब ले। जंग इंडिया में राहुल गांधी, चलिए नेशनल हेराल्ड को नहीं बोलेंगे, परेशान मत होइए। एक भी पैसा नहीं आया। अंजना जी फिल्म आई थी गुरु, ईडी अपना काम कर रहा है ना सर, ईडी करेगी ना, थोड़ा ना अभय दुबे जी या कोई और कर लेगा। सर जवाब भी तो सुनिए, जवाब सुनिए प्लीज सर। अंजना जी फिल्म आई थी गुरु फिल्म में बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाया गया था कि कैसे रातों रात एक पूंजीपति, एक कारोबारी को करोड़ों का फायदा, अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए क्या किया गया। वो फिल्म तो किस बात पे थी आप जानते हैं, रियल इंसिडेंट था। ये कौन लोग हैं जो बताते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा दिया ऐसे अरे उद्योगपति जिनकी आप बात करो, कल क्या भूजा बेचते थे क्या ठेले पर? उनको फायदा किसने पहुंचाया? और गांधी परिवार रातों रात अरबपति कैसे हो गया, ये पूरा देश जानता है। नेशनल हेराल्ड में तो आपने पूर्व सैनिकों को लूट लिया, और नहीं नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते तो आप उत्तर प्रदेश चले आइए। अमेठी में एक जगह है सम्राट साइकिल कंपनी खोलने के नाम पे वहां के किसान भाइयों की करोड़ों की जमीन ले ली गई, और करोड़ों की जमीन जब्त करके रातों रात कंपनी खोली गई। कंपनी 24 घंटे बाद भाग गई, वो जमीन चली गई गांधी परिवार के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे। अब जांच के जरिए ईडी क्या निकालता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कांवड़ियों के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा है कि एक तरफ बुलडोजर तो दूसरी तरफ फूलों की बारिश क्यों। इस वक्त एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, जैसे रमजान का महीना, पाक महीना मुसलमानों के लिए, वो अपने सारे जो धार्मिक प्रक्रियाएं सब कुछ करते हैं, उन्हें कोई देश में रोकता नहीं है। सावन के महीने में जब कांवड़िए निकलते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं, उनको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सहायता मिलती है, तो आप इसको भेदभाव का एंगल क्यों दे रहे हैं सर? मैंने अपने ट्वीट और बाद में पार्लियामेंट में स्टेटमेंट जो मीडिया ने पूछा, मैंने कहा कि मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। सरकार जरूर दे,
मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, आप पुलिस का ऑफिसर यूनिफॉर्म में कांवरियों की मालिश कर रहा है, तो आप उसी तरह का सेम बर्ताव करिए ना उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ। आप तो बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे आप मुसलमानों का घर तोड़ देते हैं, और वहीं पर आप बजाय हाथ से मालिश करने के आप सहारनपुर में लड़कों को पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाकर लठों से उनकी मालिश करते हैं। तो ये तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए ना। तो भेदभाव की सरकार कर रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये वीडियो मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वीडियो आपको दिख रहा है सर? पूरी मदद करिए। जी सर, ये दरअसल मालिश नहीं है। पता नहीं कांवड़ियों की प्रक्रिया से आप कितने जानकारी रखते हैं। कई किलोमीटर ये पैदल चलते हैं, तो लोशन लगाया जा रहा है, उन्हें दवाएं लगाई जा रही हैं। महिलाएं हैं, उनको पैर में दवाई लगाई जा रही है। इसका समानांतर कोई ऐसा रस्म है क्या कि इस्लाम में लोग हज यात्रा पर जरूर जाते हैं, लेकिन यहां पर चलकर जाते हो जहां पर उनको इस तरह की सहायता की जरूरत हो? मतलब कंपैरिजन हो तो कोई किसी चीज का हो ना। अब रमजान के महीने में लोग घरों में रहते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें कहां पर फूलों की बारिश और कहां पर उनके पैर में लोशन लगाया जाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, लगाइए ना, लोशन लगाइए। यकीनन मैं जानता हूं, कांवड़ यात्रा में बरसों से देख रहा हूं, मैं जानता हूं बड़ा लंबा सफर तय करते हैं, बड़ी उनमें उनकी आस्था है और करना भी चाहिए। ये देश तो एक समुदाय का तो देश नहीं है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप इस तरह की रहमदिली के मजाहरे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्यों नहीं करते रहमदिली के मजाहरे? और जहां तक आप रमजान की बात कर रहे हैं, उसमें पुलिस को आकर मसाज करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सरकार को आकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मुसलमान 17 घंटे 16 घंटे रोजा रहता है तो वो अपने लिए और अल्लाह के हुक्म पर रहता है। हम ये कह रहे हैं कि आप एक बर्ताव जो आज आप कर रहे हैं, एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर का नाम निकाल दिएगा मीरठ के पुलिस स्टेशन से, लोहार की दुकान को बंद कर दिया गया, रास्ते में गोश्त की दुकान आ रही है आपने उसको बंद कर दिया। भाई ये अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हो भाजपा की सरकार? अगर कोई नमाज पढ़ता है, 2-3 मिनट की 4 मिनट की नमाज होती है, तो आप क्रिमिनल केस लगा देते हैं। क्यों, ये क्यों हो रहा है? मेरा सवाल तो यही है। लेकिन कंपैरिजन कैसे हो सकता है सर? एक तरफ फूलों की बारिश, दूसरी तरफ बुलडोजर। उन्होंने तो कोर्ट में दिखा दिया ना, जहां जहां अवैध निर्माण वहां वहां बुलडोजर। कोर्ट ने भी कहा कि हम कार्रवाई को रोक नहीं लगा सकते हैं। तब क्यों नहीं आपकी बात ये सही ठहरी? क्योंकि अगर मेरी बात सही इसलिए है मैडम, क्योंकि प्रयागराज में पत्नी के नाम पर घर था, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, आज से 4 दिन पहले अमरोहा में एक मदरसे को जो 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई थी, उस मदरसे को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जा रही है। अगर अवैध निर्माण भी है, मान भी लिया जाए, तो ड्यू प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप तो कोर्ट के पावर्स को नहीं छीन सकते, आपको नोटिस देना है। उत्तर प्रदेश के लॉ के लिहाज से, कानून के लिहाज 40 दिन का टाइम है, आप कौन होते तय करने वाले? यही तो मैं कह रहा हूं आपको। आज से 3 दिन पहले रामपुर में पुलिस स्टेशन में एक नौजवान मुस्लिम लड़के को मारकर उसकी पैर तोड़ दिया गया। वो लगड़ते हुए हालत में मीडिया को कह रहा है कि मुझे पुलिस ने बुलाकर मार दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, आप सबसे इक्वल बर्ताव करिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है उत्तर प्रदेश में। अमरोहा का एग्जाम्पल बार बार आप दे रहे हैं सर। अमरोहा में मदरसा अवैध जमीन पर होने की वजह से, बताया जा रहा है सरकारी जमीन पर मदरसा, और इसलिए उस पर अवैध होने की वजह से बुलडोजर चला है। उसमें नमाजियों पर बुलडोजर चल गया, ये कहना गलत नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर आप मेरी नमाज पढ़ने की जगह को तोड़ देंगे और 61 में ग्राम सभा में उसको परमिशन दिया गया, तो बताइए क्या है? सर क्या मंदिर नहीं टूट रहे क्या सर देश में? इसी देश में मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं ना जो अवैध है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो राजस्थान हो। मंदिर पर भी तो बुलडोजर चल रहा है जहां अवैध है। मैडम सुनिए, आप जब मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं राजस्थान में, उसके बाद भाजपा का क्या ओपिनियन था? मैंने उस मंदिर के डेमोलिशन को आपके प्रोग्राम पर कंडेम किया था कि डेमोलिशन अगर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे होता है तो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। ये कैसे हो सकता है बताइए कि आप नमाज अगर मैं पढ़ूंगा तो आप मेरे पे 295 153 लगा देंगे? क्यों लगाएंगे भाई आप?